नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का तो आज एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहला जो सीरीज हम लोगों ने चलाया था वो भाषा से संबंधित था। आज भाषा के बाद वर्ण से संबंधित प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं अभ्यास प्रश्न हिंदी व्याकरण में। तो पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण ऐसे हैं जिन्हें आप द्विगुण व्यंजन के रूप में ग्रहण करते हैं, देखते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग क्या होता है? ये हिंदी जो पूरी की पूरी वर्णमाला है, तो बताइए इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? कौन कौन पहचान पा रहे हैं? यस, फटाफट बता दीजिए। हिंदी वर्णमाला में या इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? तो देखिए उत्तर आपके सामने है। जो ड होता है, ड और ढ के नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो ये दोनों क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन के रूप में हमारे सामने आते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, आंसर बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। देखिए द्विगुण व्यंजन ड है। हिंदी की दो नवीन विकसित ध्वनियां उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड और ढ, जबकि ड एवं ढ मूर्धन्य व्यंजन है तथा ह कंठ ध्वनियों के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार देखिए जिसे उच्छिप्त व्यंजन आप कहते हैं ड और ढ। जैसे आपको अगर लिखना है सड़क, सड़क, जैसे लिखना है पढ़ाई, तो पढ़ाई, कढ़ाई, ये वाले जो शब्द होते हैं, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। पक्की बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक व्यंजन से कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है? वर्ग के प्रथमाक्षर को, या वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, या वर्ग का चौथा व्यंजन होता है, या वर्ग का पंचमाक्षर होता है? फटाफट बता दीजिए। तो देखिए जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ग है, जैसे देखिए अंगा, ड़, न, म, ये क्या होते हैं? देखो, और इया, ये पांचों क्या है? अनुनासिक व्यंजन के रूप में या पंचमाक्षर के रूप में माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो चलिए बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। अच्छा देखो ना, हिंदी व्याकरण की जो पूरी की पूरी कक्षा है, एक एक टॉपिक को अगर देखें तो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस हो गया, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, एचएससी हो गया, चाहे आप यहां देख लीजिए झारखंड का भी टीजीटी पीजीटी आया है, आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में देख लीजिए, सभी जगहों पे व्याकरण संबंधित वर्णमाला से जरूर प्रश्न आता है। तो देखिए यहां पे क्या है? जो स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, वो क्या है भाई? भ है। और भ, प, फ, ब, भ, ये जानते हैं आप लोग हिंदी के स्पर्श व्यंजनों में से। स्पर्श व्यंजन जो मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके उच्चारित होते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है। इन्हें मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। और यहां पर जो ओष्ठ व्यंजन भी हो, ओष्ठ में जानते हैं प, फ, ब, भ, म, और सभी ओष्ठ में नहीं आते। इसी नाते इसका उत्तर क्या है? आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो देखिए वर्णों के उच्चारण में हम क्या करते हैं? जो मुखांग हैं, ओठों की आकृति के आधार पर विवृत, संवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत के रूप में हम लोग जानते हैं। ई हमेशा क्या होता है? संवृत वर्ण के रूप में आता है। स्वर कौन सा वर्ण होता है? संवृत वर्ण होता है। तो इस प्रकार ई आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? हिंदी की मूर्धन्य,
तो जिनका मुख के मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है, देखो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ 5 स्थानों से मुख्य रूप से उच्चरित होते हैं। तो जो मूर्धा ध्वनि है वो कौन सी होगी, कौन सी इसमें मूर्धा है? जो मूर्धा देखो जो जीभ मुड़ करके ऊपर वाले तालव्य से उच्चरित होता है, तो देखिए टा ठा ड ढ ण, टा ठा ड ढ ण, ये ध्वनियां किसमें होती हैं? मूर्धन्य के रूप में होती हैं। मूर्धा मतलब जीभ मुड़ करके बाहर की तरफ आती है, तो आप बताइए मूर्धन्य टा ठा ड ढ ण। यहां पे जो विकल्प है आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसमें से बताना है कि ओष्ठ के द्वारा जिसका उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए च प भ म, तो यहां पे देखिए नहीं उच्चारण होता है। प भ म ये ओष्ठ ध्वनियां हैं, जबकि इसमें ध्वनियां देखो ये नहीं है, क्योंकि च का उच्चारण तालु से होता है। च छ ज झ इया ये तालु से उच्चरित होते हैं। अगर देखो मान लो अगर जीभ हम ऐसे एक जीभ बना दें, तो देखो यहां पे आपको देखो कंठ क्या होता है, कंठ से जो है ना, तो देखो ये जीभ बन गया। तो जीभ को हम क्या करते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ऐसे बना देते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो इन भागों से उच्चरित होती है। तो यहां पे हमें च जो है कंठ तालु से होता है, ये जो है तालु से उच्चरित होता है, तो ये ओष्ठ से उच्चरित नहीं होता है। ठीक है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण, समरूप या ग्रेफिम कहते हैं या रूप कहते हैं, ये शब्द कहते हैं। देखो मात्रा स्वर को जो वर्णों पर मात्राएं लगती हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या रूप कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो वर्णों पर जो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्णों पे जो मात्राएं लगती हैं उन्हें हम संरूप कहते हैं, ग्रेफिम कहते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक्स में हम जब किसी भी ध्वनि को सुनते हैं तो साउंड में जो पहला उच्चरित होता है, जो उसमें समय लगता है, उसे समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन का विलोम क्या है? नया, प्रागैतिहासिक, पुराना या अर्वाचीन? फटाफट बता दो। देखो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब होता है नया, प्राचीन का मतलब होता है पुराना होता है। तो बिल्कुल आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब देखिए आपको बताना है कि छ ध्वनि का उच्चारण क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में हम छ को कहां पढ़ते हैं? च छ, तो छ पढ़ते हैं। तो ककार वाली जो ध्वनि है, जो पहला वर्ग है क, दूसरा वर्ग आता है जो च वर्ग आता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है भाई? कंठ तालव्य जिसे कहते हैं, जिसे तालु कहते हैं। देखो उच्चारण करके देखो, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया उच्चारण करके देखिए। जो तालव्य है, तालु के द्वारा तालु जीभ फैल जाती है और तालु से जाके बैठ जाती है टच करके, च छ ज झ इया। देखो जीभ ऊपर जाके नीचे बैठ रही है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्थान को तालव्य कहते हैं। याद रख लो, हमेशा परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है। अब बताना है इसमें से तालव्य कौन सा है। चलो बता दो, ये बहुत आसान है, मैंने सिखा दिया है कि तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। च छ ज झ इया ये पूरा का पूरा पांचों जो वर्ण है वो तालव्य व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। देखो उच्चारण के आधार पर है ना, जो मुखाकृति है, मुखाकृति को आधार बना करके वर्णों का उच्चारण स्थान भाषा वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया। तो ऐसी परिस्थिति में देखो इसमें से पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर है आ।
देखो आ बाहर से नहीं आ रहा है, अग्र से नहीं आ रहा है, पश्च से आ रहा है, अग्र। देखो पश्च, पश्च देखो आ कहां से आ रहा है, आ का उच्चारण, जबकि ई देखो इकार के रूप में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आ वर्ण का उच्चारण है, आ वर्ण क्या होता है, वो पश्च स्वर है, पश्च स्वर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपको बताना है कौन सा है, कय चय ट औ। संयुक्त ध्वनि संयुक्त है, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन के रूप में आया है। तो देखो क और य क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये द्वित व्यंजन है। जब च के साथ जुड़ जाए, देखो च के साथ, तो द्वित व्यंजन हो रहा है। जबकि यहां पे संयुक्त व्यंजन ध्वनि के रूप में आ रहा है, दो अलग अलग, आधा क प्लस य, ये देखो कै के रूप में आ रहा है। तो ये चीज आपको समझना है, च द्वित व्यंजन के रूप में और ट और ओ तो आप लोग जानते हैं। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। वायु की मात्रा के आधार पर हम ध्वनियों को घोष अघोष के रूप में विभाजित करते हैं। तो घोष ध्वनियां कौन सी हैं, अघोष ध्वनियां कौन सी हैं। तो यहां देखिए प और फ क्या है, अघोष ध्वनियों के रूप में आया है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। प फ क ख च छ, ये जो है तो आपको याद रखना चाहिए अघोष युग्म कौन सा है। ठीक है, पक्की बात है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ठीक है, याद रखना चाहिए। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा सुमेलित करना है। अब देखिए ग अघोष है या फ अल्प प्राण है, श ऊष्म व्यंजन है या ठ सघोष है। तो कौन सुमेलित है आपको बताना है। श क्या है, श ख श ह, श ख श ह, ये चारों ध्वनियां क्या होती हैं भाई, ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्रे ज्ञ स्र। तो यहां पे श के साथ श का मैच कर रहा है, ऊष्म व्यंजन के रूप में आया है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, अब आपको बताना है कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। चलो फटाफट इसका उत्तर बता दो। देखो आपको ही बताना है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा, जो अभ्यास करेगा, वही तो प्रश्नों को हल करेगा। तो यहां देखिए आपके पास क्या है, ऊष्म व्यंजन स श श ह तीनों, लेकिन ल क्या है, य र ल व अर्ध स्वर के रूप में आते हैं। ल लुंठित, व है ना विवृत। तो इस प्रकार से यहां देखिए जो ये ल है वो क्या है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। मैंने बताया श ख स ह चार वर्ण ऊष्म व्यंजन के होते हैं। पक्की बात है, याद हो गया। चलो भाई, निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं। महाप्राण ध्वनियां कौन है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो ढ और ध क्या है, महाप्राण ध्वनियां हैं। अगर मैं एक अंगूठा बना दूं यहां पे, तो देखो क्या होता है, यहां पे ये देखो अल्प प्राण बनाने का, अल्प प्राण देखो इसको कह सकते हैं अल्प, अल्प महा, अल्प महा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। तो देखो यहां महाप्राण के रूप में अगर मैं लिख दूं, देखो त थ द ध न, त थ द ध और न, पक्की बात है। तो यहां देखो ध क्या है, महाप्राण व्यंजन के रूप में आ रहा है। तो अल्प प्राण, अब देखो ढ को देख लेते हैं, तो ध किस में आता है, त थ द ध न। अब ट ट ठ ड ध ण, तो देखो कहां पे आया है, तो द और ध, ये आपको याद रखना है कि ड और ढ कैसी ध्वनियां है भाई। ये देखो ड और ध महाप्राण ध्वनियां है। तो ये देखो इनका क्रम। अगर आपको अल्प प्राण महाप्राण कभी समझ में ना आया हो तो आप इस चार्ट को याद कर लेना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं। अल्प प्राण, अल्प महा, अल्प महा,
अल्प महा। ठीक है, पक्की बात है, सभी लोग याद कर लेंगे। तो ध्वनियों का जो क्रम विन्यास है उसको समझने के लिए आपको यह फार्मूला रखना है, ये यहां रखना है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। यदि आपने इसको ध्यान रखा कि जो छोटा है वो अल्प से शुरू होता है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। पक्की बात है, अगर समझ आ गया तो एक बार क्लैपिंग कर दो भैया, ऐसे मत करो, है ना, ये याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से एक कथन सही है। अब यहां बताना है कौन कौन से गलत है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर स्वघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व तो नहीं होता है। तो भैया एक चीज याद रखना, जितने भी स्वर होंगे सभी स्वर स्वघोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ये कथन क्या है, सही है। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं बस, और सब क्या है, देखो भैया गलत है, चिंता नहीं करना है। अगला देखो, वत्स्य ध्वनियों का उच्चारण। अब देखो न, जो वत्स्य ध्वनियां हैं जीभ की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती हैं, जीभ की नोक दंत पंक्तियों का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक तालू से स्पर्श करती हैं, या जिह्वा की नोक ओसों का स्पर्श करती हैं। तो जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। वत्स्य ध्वनियां न र ल, न र ल। उच्चारण करके देखो, वत्स्य ध्वनियों में आप किसको रखते हैं, न र ल, न र ल। जो आपका ऊपर वाला भाग है, जीभ जाके वत्स उससे टच कर रही है, न र ल वत्स ध्वनियों के रूप में प्रतिष्ठापित है, माना जाता है। री ध्वनि कैसी है, अब बताओ, री ध्वनि उच्छिप्त है, मूर्धन्य है, पार्श्विक है या संघर्षी है। तो आप लोग जानते हैं जो रिकार का उच्चारण है वो कैसा है भाई, मूर्धन्य है। री का उच्चारण स्थान क्या है भाई, मूर्धन्य है, हमेशा याद कर लो, परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं। आप लोग जानते हैं कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने जो स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले जिनका उच्चारण होता है उन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन ज्यों ही किसी वर्ण पर आ जाते हैं अपना स्थान प्रतिस्थापित कर लेते हैं, अर्थ देने लगते हैं। जैसे देखो यहां पर कौन से अयोगवाह हैं, तो आप लोग जानते हैं अंग और आह, ये क्या है, अयोगवाह ध्वनियों के रूप में प्रतिस्थापित है। जैसे देखो स्वतंत्र होने पे रंग नहीं देते, लेकिन अगर लिख दिया जाए रंग, अंग, पतंग, पक्की बात है। इसी तरह प्रातः, अतः, पुनः, पक्की बात है भाई, समझ आ गया सबको। तो देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह वे ध्वनियां जो स्वतंत्र होने पर अपना अर्थ नहीं देती हैं, लेकिन ज्यों ही ये किसी वर्ण के साथ जुड़ जाती हैं, इसी नाते आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इसे अयोगवाह कहा है कि बिना योग हुए अर्थ का वहन ये नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो एक बार भैया क्लैपिंग कर दो। चलिए नेक्स्ट, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन को क्या कहते हैं। जिसमें देखो प्रयत्न, उच्चारण में जो प्रयत्न की तीव्रता है यदि वो बढ़ जाती है, सांस अधिक मात्रा में निकलता है, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन को क्यों कहा जाता है, देखो पूरे वर्णमाला को अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में विभाजित किया, क्योंकि सांस की जो मात्रा है उसके आधार पर भी वर्णों का विभाजन किया गया है, भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। तो अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं भैया, महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग जो है ओष्ठ वाला है। चलो फटा देखो, प फ ब भ म, ये किस में आते हैं भैया, ओष्ठ वर्ण में आते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण ओठो, देखो प फ ब भ, जब मुख से उच्चरित करोगे ना तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा प ब फ क्या है,
वो जो ओष्ठ वर्ण है। पक्की बात है। चलो भाई, यदि याद हो गया, समझ आ गया, तो जरा जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं आप उनको भी यह वीडियो दिखा सकते हैं। आपके प्रोत्साहित करने से हो सकता है कोई बच्चा रिजल्ट ला ले और आपके जीवन में एक खुशियां आ जाए। पढ़ना पढ़ाना जीवन का देखो एक अभिन्न हिस्सा है। हम कुछ न कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन से वर्ण में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं? किस वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन के हैं? तो क च ट त, क च ट त अल्प प्राण व्यंजन मैंने कहा है 1, 3, 5 हमेशा अल्प प्राण, 2 और 4 हमेशा महाप्राण के रूप में आते हैं। देखो यदि इसको बांट दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 वर्गों में बांट दिया जाए तो देखो अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? 1 है ना, 1, 3 और 5 है ना, और 2 और 4 महाप्राण व्यंजन के रूप में। तो देखो क च ट त ये यही पहले वर्ग का प्रथम अल्प प्राण व्यंजन के रूप में आता है। ठीक है बात भाई, समझ आ गया, पकड़ लिए? तो चलो भाई आगे बढ़ लो। तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा? तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से भाई? स च ई, स च ई इनका उच्चारण क्या होता है भैया? तालु से होता है। स च ई तालु वर्ण से उच्चारित होते हैं। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। मैंने याद करा दिया एक चार्ट के माध्यम से। दूसरा और चौथा हमेशा क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन के रूप में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण व्यंजन के रूप में 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये होते हैं अल्प, अल्प और 2 और 4 होते हैं महाप्राण। मैंने इसका आपको बताया था कि ये यहां ऐसे ऐसे इसको बना लीजिए। तो देखो यहां हो गया अल्प 2, 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण व्यंजन के रूप में आते हैं। 2 और 4 महाप्राण व्यंजन के रूप में आते हैं। याद कर लो, ये बहुत जरूरी है। री की स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? तो मातृभूमि में री का प्रयोग हुआ है। रात्रि में नहीं हुआ, आम्र में नहीं हुआ, लेकिन यहां मातृ, मातृ जमा भूमि बराबर क्या होता है? मातृ री के रूप में आया है। तो मातृभूमि जो है ये है यहां पर। पक्की बात है, समझ आ गया होगा। तो चलिए कौन से वर्ण में तालव्य वर्ण है? तो तालव्य ई, य स च ई, य स च ई ये क्या है? तालव्य है। तालव्य तालु जिससे उच्चारित होता है। बोल के देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे कौन से वर्ण होते हैं? चलो फटाफट बता दो। जिन स्वरों के उच्चारण में है ना अगला भाग जो है ऊपर नीचे होता है, जीभ का जो अगला भाग है ऊपर नीचे होता है, वो ई ई ए, ई ई ए, ई ई ए, ई ई ए। देख लीजिए क्या है? ऊपर नीचे होता है। जीभ का अगला भाग ई ई ए है ना उच्चारित होता है। नेक्स्ट है, कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में है? कंठ ध्वनियां कौन से वर्ग में? कंठ तो आप लोग जानते हैं क ख ग घ अंगा और ह जो है कंठ के रूप में उच्चारित होता है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अंतस्थल है? अंतस्थल व्यंजन जो अंतस्थल से उच्चारित होते हैं वो य र ल व होते हैं। यहां पर य विकल्प दिया हुआ है तो अंतस्थल य र ल व व्यंजन जो है वो क्या होते हैं भाई? अंतस्थल व्यंजन होते हैं। याद करके दिमाग में सेट कर लो, हमेशा परीक्षा में पूछेगा। ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि ई के उच्चारण में, ई के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग बहुत आवश्यक है। जीभ का जो अग्रभाग है ई, जीभ क्या होती है? ऊपर नीचे होती रहती है वहां पर, तो अग्रभाग आवश्यक है। नेक्स्ट है, सूचियों को सुमेलित करना है भाई। चलिए, दिया है अ और ब सीरीज में दिया हुआ है च व द क। अब ये कहां से कौन सा उच्चारित होता है? कौन सा वर्ण किससे उच्चारित होता है? सीरीज मिलाना है। तो देखिए भैया, आपका सीरीज यहां मिल रहा है। च किससे उच्चारण है? इससे। और देखो अ किससे उच्चारण है? अ व से उच्चारण है। ओष्ठ, प फ ब भ म। देखो ये 2 का अ है ना, तो द क्या होता है? द का उच्चारण कंठ तालु क च ट
त त किससे उच्चरित होता है भाई? चलो बता दो भाई। ये देखो तीसरा का ई, दंत, है ना। और क किससे उच्चरित होता है? क कोमल तालव्य। क जो है तालव्य, मतलब कंठ से होता है। क कोमल तालव्य, है ना। तो यहां पे ये हो गया आपका आंसर। तो भाई इसको ऐसे मिला करके देखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पक्की बात है भाई। चलिए, प ध्वनि का उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं ओष्ठ है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर इय व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसमें 25 वर्ग आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो यहां पे देखिए जो इया का उच्चारण है वो क्या है? तालव्य है। तो च, छ, ज, झ, इया, इया का उच्चारण किससे होता है? ये तालु से होता है। नेक्स्ट है हिंदी में अनुस्वार किस वर्ग का सूचक नहीं है? अनुस्वार किस वर्ग का सूचक नहीं है? यह वर्ग का सूचक नहीं है भाई, है ना। यहां पे ये बात है। अच्छा देखो, यहां पे एक चीज समझने वाला था। इस प्रश्न को देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर इया, तो इया देखो कंठ है, कंठस्थ है, कंठ तालु। तो च, छ, ज, झ, इया, इया कहां पे आता है? देखो भैया तालव्य में आता है। इसको याद रखना, नहीं तो भूल जाता है। कंठ के अंतिम वर्ण में कौन सा आता है भैया? ये वाला आता है, याद रखना, है ना। याद रखना, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है इस नाते। नेक्स्ट है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है? ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो अभी आपको कक्षा जब प्रारंभ हुई थी तो मैंने बताया था कि ड और ढ ध्वनियां क्या है? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। ड और ढ जिनके नीचे बिंदी लगी होती है वो मूर्धन्य और उच्छिप्त ध्वनियां है। उच्छिप्त ध्वनियां जिसे आप द्विगुण व्यंजन के रूप में मानते हैं। एक ही तरह के 2 वर्ण ये आते हैं, लेकिन वर्णमाला में इनको स्थान दिया गया है क्योंकि इनसे शब्दों का निर्माण होता है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई देखो, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। स्वनिम को ही हम वर्ण कहते हैं। स्वन, स्वनिम और रूपिम के रूप में यह प्रतिस्थापना मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ है, वत्स है, ऊष्म है या तालव्य है? अभी हमने चर्चा किया था कि स ऊष्म व्यंजन के रूप में और संयुक्त व्यंजन के रूप में छ, त्रे, ज्ञ, अंतस्थल य, र, ल, व होता है। याद कर लो, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क व्यंजन के विषय में सही बात कौन सा है? अब देखो फंसा रहा है आपको, थोड़ा कठिन स्तर इसका थोड़ा ऊंचा है। क वर्ण सबसे पहले क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। देखो स्पर्श है, स्पर्शी है, कंठ से उच्चरित है, तो बिल्कुल सही बात है। जो क वर्ण है वो अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि से उच्चरित होता है। तो क वर्ण के बारे में आजकल परीक्षाओं में यही पैटर्न चल रहा है। कोई भी एक वर्ण दे देगा, उसके सारे जो जुड़े हुए कंपोनेंट हैं वो आपसे सारे तत्वों को पूछेगा कि किसमें क्या है। अब देखो, जिसको नहीं पता है कि क अल्प प्राण है वो गलती कर देगा। जिसको पता नहीं है कि ये अघोष क्या होता है, घोष कौन से होते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, इनका उच्चारण कंठ से होता है, तालु से होता है या फिर है ना कंठ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक वर्ण के स्पेसिफिक जो लक्षण हैं उनको पकड़ना मेरे बच्चे, तब जाकर के आप परीक्षा हल कर पाएंगे, सही प्रश्नों को कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? सघोष ध्वनि देखो ह है, सघोष और अघोष के रूप में वर्णमाला को विभाजित किया गया है। तो ह क्या है मेरे बच्चे? आंसर ए बिल्कुल सही है। और ह क्या है? सघोष ध्वनि के रूप में प्रतिस्थापित है। तो आज की कक्षा यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।